तो आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पुरातात्विक स्रोत का ही है। अभी तक हमने दो टॉपिक स्टार्ट किए थे, अभिलेख के बारे में और आपके सिक्के के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट टॉपिक है, मैंने सारे कंप्लीट करवाए, वो आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकतर इस चीज में इसको पढ़ते नहीं है। ठीक है, इसको बहुत कम पढ़ते हैं और ये इसका बहुत ज्यादा रोल है। एंड अभी तक हमने बताया कि जो एंशियंट के जितने भी सोर्सेज हैं उसमें से पुरातात्विक स्रोत है, और पुरातात्विक स्रोत में दो चीजें हमने पढ़ ली थी और इसी के बेस पे आपको पूरा एंशियंट का पता चलता है। तो इसमें आपने जो तीसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, ये दो मैंने आपको लिखा दिए थे। तीसरा टॉपिक है ये स्मारक और भवन। मैंने पहले ही बताया इमारत को ही भवन बोलते हैं, जो दूसरे मंजिल पे होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, भवन। और स्मारक जो आपके जिसका कोई इतिहास है। तो इसको हम कुछ कन्वर्ट, इसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने इसको मंदिर, ये जो तीनों शैलियां याद रखना, ये जो तीनों शैलियां हैं ये मंदिर शैलियां हैं, याद रखना मंदिर की शैलियां हैं ये। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज की अगली तीन कौन सी शैलियां हैं। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। अब जो इसमें पहली जो शैली है वो नागर शैली है। नागर शैली यानी उत्तर भारत के उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है, याद रखना, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है वो नागर शैली में है। ये भी मैं बताने वाला हूं आपको, ये किस टाइप से चित्रकारी के माध्यम से बताने वाला हूं, किस टाइप का ये। देखो, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है वो क्या है, नागर शैली में है। अब इसी पे आते हैं वो बनते कैसे हैं। उत्तर भारत में आपने मंदिर देखे होंगे, वो इसका जो प्लेसमेंट है वो है क्या है, वो आपको क्या मिलेगा, वर्गाकार मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का मिलेगा। और ये इस टाइप के मंदिर बने होते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के मंदिर होते हैं। ये क्या है आपके नागर शैली, जो इसका मैं आपको बता रहा हूं, आपने अधिकतर मंदिर देखेंगे उत्तर भारत में इस टाइप के मंदिर आपको मिलेंगे। वो किस शैली के हैं, नागर शैली के। नागर शैली के है। तो अगर पूछे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इनकी शुरुआत किसने की, नागर शैली की शुरुआत किसने की, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो नागर शैली की शुरुआत की है गुप्त काल में। ठीक है, इससे पहले मंदिर नहीं बनते थे, याद रखना, इससे पहले कोई मंदिर नहीं बनते थे। गुप्त काल से ही, यानी कि इस टाइप के जो मंदिर बनाए गए हैं वो कब से बनाए गए हैं, गुप्त काल से। गुप्त काल से बनाए गए। और ये कहां पर है, अधिकतर मंदिर इस टाइप के मंदिर उत्तर भारत में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बेहतर शैली हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये तभी आपको पता चलेगा कि ये बेहतर शैली है क्या। द्रविड़ शैली पे आते हैं। ठीक है, द्रविड़ शैली पे, द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में, यानी दक्षिण भारत में जो मंदिर बने हैं, ठीक है, दक्षिण भारत में जो मंदिर बने हैं वो किस शैली के हैं, द्रविड़ शैली के। अब इसको भी हम अच्छी तरह से जाने, ये कैसे होते थे, यानी कि जो इसका प्लेसमेंट होता था वो आयताकार होता था, पहला पॉइंट। और ये इस टाइप के बने, ये तो आपको इसे दिख रहे हैं, ये बहुत ऊंचे टाइप के बने होते थे। ठीक है, जो इसका शिखर है वो इस शैली के बने हुए। जितने भी आपने देखा होगा साउथ की मूवी है उसमें आपको अधिकतर मिलते हैं कि इस टाइप के मंदिर बार बार दिखाए जाते हैं। तो वो किस शैली के हैं, द्रविड़ शैली। ठीक है, अब पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत किन्होंने की, किन्होंने बनाए ये मंदिर, किन्होंने ये मंदिर बनाए हैं। तो वो मंदिर बनाए हैं चोल ने। आपने चोल सुनेंगे जो आंध्र प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, द्रविड़ शैली की शुरुआत उन्होंने की है। अगर अब जो मैंने तीसरा आपको छोड़ा कि बेहतर शैली क्या होती है, तो बेहतर शैली होती है यानी नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण, उसको क्या बोलते हैं, बेहतर शैली। यानी कि इस और इस चीज का, इसमें शिखर भी होगा और नीचे का ये भी बना हुआ होगा, वो किस शैली के हैं, वो है बेहतर शैली, यानी दक्कन का इलाका। ठीक है, जितना भी दक्कन का इलाका है वो किस शैली के बने हुए मंदिर है, बेहतर शैली में। ठीक है, बेहतर शैली में। और अगर आपसे पूछे कि किन्होंने इसकी शुरुआत की, किन लोगों ने इसकी शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत की है बादामी के चालुक्य ने। अब आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि बादामी के राजा किस किस प्रकार के मंदिर बनाते थे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज के बारे में। तो ये आपके आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये एंशियंट में भी हमें पता चलता है कि वो विष्णु भगवान, शिव जी भगवान इस चीज की पूजा करते थे, है ना, उस चीज की उनको पूजते थे। तो एंशियंट में इसका मतलब है कि एंशियंट में इतिहास चलता है भगवान। ठीक है, उसके बाद है आपके अनाना घाट और सनाना घाट। ठीक है, ये अधिकतर आपने कहा पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता में।
ठीक है, कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग इस चीज की भी आर्किटेक्चर जानते थे। अन्न कहाँ रखना, नहाने के लिए जैसे हम टैंक होते हैं ना गांव में, उसी हिसाब से स्नानागार हुआ करते थे। तो इससे पता चलता है कि इतिहास में ऐसा करते थे। यानी बिल्डिंग से भी पता चलता है कि कितने माहिर थे वो। इतिहास में पता चलता है कि कैसे पता था, तो उससे चलता है आर्किटेक्चर से पता चल रहा है। तो ये क्या बता रहे हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं, एंशियंट का इतिहास बता रहे हैं। ठीक है, हम सोचती की बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना उस चीज के। दूसरे पे आते हैं मूर्तिकला। अगला जो पॉइंट है वो है मूर्तिकला। मूर्ति मतलब मूर्ति। अब आपसे अगर इस छोटी सी बात पूछी जाए कि मूर्ति बनाना कहां से शुरुआत हुई है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए ना कि मूर्ति कला की शुरुआत कहां से हुई है, तो आप लिख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि यहाँ पर यार मंदिर नहीं मिले हैं, यहाँ मूर्तियां मिली है। वैसे तो बहुत पाषाण काल से भी मूर्तियां मिली है, बट परिपक्व प्रकार की किस काल में मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये सब चीजें। अब बरहूत स्तूप ये जगह है, आपको पता नहीं बरहूत एक जगह है, ठीक है, एमपी का इलाका आपका, जो राजस्थान का इलाका वहां है ये बरहूत के स्तूप। अब आपको पता होना चाहिए स्तूप है क्या, स्तूप। अब मैं यहाँ इसके बारे में, स्तूप के बारे में, इन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। स्तूप, विहार, ठीक है, ये दो चीजें आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि है होता क्या। स्तूप होता है एक प्रकार का टीला, ठीक है, एक प्रकार का टीला, और वहां पर जो भी मूर्तियां मिली है उस टीले पर, चाहे महात्मा बुद्ध की मिली होगी या जैन। विहार होता है रहने का। वैसे ये जैन बौद्ध धर्म का टर्म है दोनों। बौद्ध धर्म में आगे पूछा भी जा सकता है ये टर्म किस चीज की है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये टर्म है किस चीज की। ठीक है, तो ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको भरूच का अगर पूछे ये भरूच किसके काल में है, तो आप लिख सकते हैं मौर्योत्तर काल में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मौर्योत्तर काल के हैं, मौर्योत्तर काल के, यानी शुंग वंश के समय। ठीक है, शुंग के बारे में बताते हैं ये, वहां के समय में मूर्तियां मिली है। अगर सांची स्तूप, सांची अशोक ने बनाई है, अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण किया है, अशोक की मूर्ति के समय, ये सारी चीजें इसमें इसमें पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अगर अमरावती स्तूप, ये सातवां समय की है, सातवां। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सातवां में जो भी मूर्तियां मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। ये कुषाण काल में आई है दोनों। ठीक है, वैसे ये मौर्योत्तर काल में आई है दोनों, आप ये भी लिख सकते हैं मौर्योत्तर काल में आई है, ये मौर्योत्तर काल की है। ठीक है, मौर्योत्तर काल की है। बट आपसे पूछा कि इनमें वर्णन है क्या, ये पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें वर्णन है क्या। तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि इसमें जो वर्णन है, महात्मा बुद्ध का चित्रण है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है, महात्मा बुद्ध की क्या मिली है, और मूर्ति। और ये गांधार भारतीय और यूनानियों का मिश्रण है, महात्मा बुद्ध को पद्मासन में दिखाया गया है। तो ये सारी चीजें, तो गांधार कला महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, ये आपको पता चाहिए। मथुरा कला, इसमें बुद्ध के बारे में यानी बौद्ध धर्म के बारे में तो है, पर हिंदू धर्म के बारे में भी, दोनों। इसमें शिव की मूर्ति भी मिलती है, विष्णु की मूर्ति भी मिलती है, और महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी मिलती है। ठीक है, तो ये मूर्तियों से भी क्या पता चल रहा है हमको कि कैसे रहते थे वो। ठीक है, तो वो दोनों चीजें इसके बारे में हमने बात की। अब आते हैं अगले पॉइंट पे आते हैं, चित्रकला। चित्रकला पे आते हैं। चित्रकला में क्या है कि चित्रकला, पेंटिंग, पेंटिंग मतलब जो जहां पे चित्र मिला है उसी के आधार पर हमें पता चलता है। ठीक है, उसके बाद है जो हम चित्रकला के बाद में का बात कर रहे हैं, चित्रकला भीमबेटका। पहले तो ये पता होना चाहिए कि भीमबेटका है कहां, तो ये भीमबेटका है एमपी में, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, भीमबेटका में क्या पता चलता है, पाषाण काल से लेकर 1206 तक का इतिहास आता है। इसके अंदर लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश की गुफा के अंदर, कि भाई आदिमानव ने ऐसे इंसानों को मारा, फलाने जगह को ऐसे मारा, अशोक यहाँ आया था, किसका राज था, ये सारी चीजें किसमें है, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, एमपी में। ठीक है, ये तो आपको इस चीज के बारे में क्या इतिहास बता। उसके बाद अजंता की, अजंता का गुफा, अजंता भी एक जगह है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद, आप लिख सकते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जगह कहां पे, औरंगाबाद। तो आप इसमें औरंगाबाद लिख सकते हैं कि औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद बहुत सारी गुफाएं मिली है यहाँ से, तो 29 के आसपास गुफाएं मिली है यहाँ से। और यहाँ पे महात्मा बुद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है,
कुषाणों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, बाघ की गुफाएं ये है एमपी में। ठीक है, एमपी में बाघ की गुफाएं, ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दोनों की दोनों गुफाएं याद रखना, दोनों की दोनों गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, यानी एलिफेंटा, एलोरा और अजंता ये कहां पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के कहां है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि एलोरा और एलिफेंटा इनकी रचना किसने की, है ना, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है कि ये बनाए किसने, निर्माण, ये गुफाएं बनाई किसने? तो राष्ट्रकूट ने, याद रखना। और अगर ये बाघ गुफाएं पूछे तो कुषाणों ने। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना है। अब एलोरा में क्या है? आप एलोरा में आप क्या कह सकते हैं, इसमें बौद्ध धर्म के बारे में भी याद रखना, बौद्ध धर्म के बारे में भी है और हिंदू धर्म के बारे में भी है वर्णन, चित्रण किया गया है अंदर, माता बुद्ध को दिखाया गया है, शिव जी भगवान को दिखाया गया है अंदर। और एलिफेंटा में अगर पूछा जाए तो एलिफेंटा में है शिव के बारे में, मतलब हिंदू धर्म के बारे में। ठीक है, दोनों चीजें। मैंने क्या पूछा कि अजंता कहां है? भीमबेटका, क्वेश्चन एक किया है। किसने निर्माण किया? दूसरा क्वेश्चन है यार। मैंने फिर से बोल रहा हूं, एलोरा और एलिफेंटा की जो निर्माण किया गया है वो राष्ट्रकूटों ने किया है, राष्ट्रकूटों ने किया है। तो याद रखना, बाघ और अजंता की गुफाएं मौर्योत्तर काल में आई, कुषाण के समय आई। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि किस धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि गुफाएं के चित्रों से हमें क्या पता चलता है कि पुराने समय में ये चीजें थी, सीधी सी बात कि पुराने समय में ये चीजें थी। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं हमें प्राचीन काल में कि आने वाले टाइम में क्या था। हमें राष्ट्रकूटों के बारे में कैसे पता है, हमें कुषाणों के बारे में कैसे पता है? तो वो सारी चीजें की, अब भीमबेटका आपको पूरा एंशिएंट बता रहा है, गुफा के अंदर ही सब कुछ बता रहा है क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मृदभांड पे। ठीक है, मृदभांड पे, तो ये मृदभांड गेरिक भी बोलते हैं, गेरुए रंग के भी बोल सकते हैं, आप दोनों यूज कर सकते हैं। आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओसीपी, ओक्योर्ड कलर पोएट्री। मृदभांड मतलब सीधा सा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मृदभांड होता क्या, हमारे साधारण शब्दों में अगर समझे, मृदभांड होता है घड़ा, मिट्टी का घड़ा। ठीक है, जो आग में पकाकर बनाया जाता है। ठीक है, सीधा सिंपल शब्दों में, तो इसको ऑक्योर्ड कलर पोएट्री, गेरुए रंग के मृदभांड, यानी कि प्राचीन समय में जो मिट्टी यानी गेरुए रंग के मृदभांड होते थे, घड़े होते थे, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये चाहिए, यानी कि अपनी दैनिक दिनचर्या में आदि मानव या इंसान क्या करता था। तो ये इसके कहा सबसे पहले एविडेंस कहां मिलते हैं? ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण का मतलब होता है तांबे से बने हुए पत्थर। ठीक है, तांबा के साथ साथ बने हुए जो पत्थर भी यूज किए जाते थे। इसका कार्यकाल क्या है, आप लिख सकते हैं 300 बीसी, यानी 300 बीसी में इस रंग के मृदभांड यूज करते थे आम जनता। ठीक है, बट ये सबसे ज्यादा जो प्रयोग में लाए गए हैं वो लाए गए हड़प्पा काल में। तो हड़प्पा काल आपको अधिकतर अलग अलग इतिहासकार देखा होगा आपने, 2500, मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, लगभग 2500 बीसी से नीचे आता है। ठीक है, तो किस मृदभांड का, किस घड़े का प्रयोग किया जाता था, किस रंग का? गेरुए रंग का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो इसका सीधा सा क्या लगाएंगे आप कि 300 बीसी से लेके 3000 बीसी से लेकर 2500 या 2500 भी नीचे, क्योंकि इसका कार्यकाल नीचे तक आता है, 1750 तक कौन से रंग के घड़े बनाते थे, किस रंग के? वो बनाते थे गेरुए रंग के। ठीक है, वो जाएगी। उसके बाद BRW, बी से ब्लैक, बी से आपका आएगा ब्लैक, और आर से क्या आएगा? लाल, यानी कि मृदभांड रेड, बियर, बियर भी बोलते हैं, पोट्री बोलते हैं, डब्ल्यू, इसको BRW बोलते हैं। ठीक है, वो चीजें आपको बोले। इसमें आएंगे कि जब ये थोड़े कम दिखने शुरू हो गए तो इस रंग के बनने शुरू हो गए, काले और लाल रंग के। तो इस चीज के, तो ये इस काल में मैंने बता दिया, ये काल आपका 2500 से 1750। ठीक है, और आर्यों का मृदभांड इसे कहा जाता है क्योंकि ऋग्वेदिक काल का, यानी ऋग्वेदिक काल जो है आपका, यानी 1500 बीसी, 1500 बीसी में कौन सा मृदभांड था? काला तथा लाल मृदभांड। अगर आप इसे कहा जाए कि आर्यों का मृदभांड किसे कहा जाता है, क्वेश्चन ये आ सकता है ना कि आर्यों का मृदभांड किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है काले और लाल मृदभांड। ठीक है, तो इसका कार्यकाल शुरुआत यहां से हुई, दो में इसने लिखा है शुरुआत यहां है, और विकसित रूप क्या है इसका? ऋग्वेदिक काल 1500 बीसी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद है आपके चित्र दूसर मृदभांड, चित्र दूसर मृदभांड। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसको बोलते हैं चित्र, चित्र का मतलब पेंटेड, पेंटेड बियर। ठीक है, PGW। ठीक है,
ग्रे मतलब धूसर, वेयर मतलब निर्माण, ठीक है। पीजी पेंटेड ग्रे वेयर, यानी पेंटेड मतलब घड़े के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, सीधे सीधे यानी कि घड़ा बनाया गया और उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा गया है, उसको बोलते थे पीजीडब्ल्यू। यानी कि उत्तर वेदी काल में आया है, जब आपकी अथर्ववेद की रचना की गई, यजुर्वेद की रचना, उपनिषद की रचना की गई, पुराणों की रचना की गई, ठीक है। तो वो सारी चीजें किस काल की है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लोहे का आविष्कार किस मृदभांड के समय किया गया, ऑप्शन में आपके 1 2 3 4 ये ऑप्शन आ जाए, तो आपने टिक क्या लगाना है, पीजीडब्ल्यू, ठीक है। ये सभी इसलिए आप सीधा से इसका कार्यकाल देखेंगे तो इसका कार्यकाल है 1000, यानी कि दोनों का 1000 है, इसका भी 1000 ही है। ये 1000 के आसपास, यानी 1000 से 620 के आसपास कौन से मेदबान थे, चित्र धूसर मेदबान, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ये कि महापाषाण काल, महापाषाण काल में, इसलिए मैं लोहा बोल रहा हूं कि महापाषाण काल में लोहे का आविष्कार कर लिया था। अगर पूछे कि ताम्रपाषाण काल में या तांबा का प्रयोग किया गया तो कौन सा मेदबान यूज करते थे, गेरिक मेदबान। अगर पूछे कि आप कांसे का जो मेदबान का प्रयोग किया जाता था उस समय, कौन सा मेजबान था, काले और लाल मेजबान, ठीक है। समझ गए, लॉजिक समझ गए, ये सारी चीजें आपको पता समझ। उसके बाद है उत्तर काले पोलिश, यानी कि उत्तरी, उत्तरी मतलब उत्तर भारत में मिले हैं, उत्तरी मतलब उत्तर भारत में, तो इसको इसलिए ये भी बोलते हैं NPRW, ठीक है। कई बार इसको MPRW भी बोलते हैं, कई बार इसको NRPW भी बोलते हैं, तो दोनों चीजें में लेगा। तो N से हो गया नॉर्थन, ठीक है जी, नॉर्थन। पी से हो गया पॉलिश, ठीक है। और आर से हुआ रेड, ठीक है, लाल रंग का भी बोलते हैं इसको। और बी, आपके बी भी लिख सकते हैं आप, NPRW भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कई जगह अलग अलग चीजों में ये यूज किया गया है, ठीक है। तो ये आप इसमें, तो ये काल कब सा है, महाजनपद। अगर आपसे पूछे कि द्वितीय नगरीय सभ्यता किस मेजबान के समय हुई है, तो द्वितीय नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है, महाजनपद काल को, 6ठी शताब्दी बीसी को, यानी 600 बीसी से लेके 300 तक कौन सा मेजबान था, NPRW या NPBRW, ठीक है। तो उत्तरी काले पोलिशदार में उत्तरी लाल पोलिशदार है, ये दोनों चीजें टर्म यूज आ सकती है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और लास्ट जो आपको गुप्त काल में या गुप्त काल के बाद सिर्फ रेड PW, ठीक है, यानी कि रेड पॉलिशदार, जो आप रेड पॉलिश किए जाते हैं, ठीक है। तो ये मेजबान मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल में यूज किए गए हैं। तो ये सारी चीजें किसकी हुई, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में आपको पता ही होगा कि भाई 185 BC से लेकर 319 या 550 तक भी आप कह सकते हो, 550 तक, क्योंकि उसका उस तक रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ताम्र पत्र, इसमें सिर्फ भूमि दान का उल्लेख है, ताम्र मतलब तांबे पर कुछ लिखा गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपका आज का टॉपिक ये था, ठीक है। जो यहाँ तक मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी चीजें हैं, तो ये आपका यहाँ पर खत्म होता है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत यहीं पे खत्म होता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है, ठीक है। तो